नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर नालंदा से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं। सड़क हादसा में 6 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवा गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें भी हम आपको आग के दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो हाईवा गाड़ी है जिसको ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया है। पूरे मामले को शांत कराने में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल ऑटो और हाईवा के बीच भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। इलाज के लिए घायलों को शेखपुरा के बरबीघा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों के गुस्से को देखते हुए फिलहाल मौके पर डीएसपी सदर दल बल के साथ मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस हादसे से जो लोग हैं वो गुस्से में हैं और उन्होंने हाईवा को आग के हवाले कर दिया। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कैसे हुआ ये हादसा, पूरी जानकारी दें जरा। जी बता दो कि जब ऑटो सारे से बरबीघा की ओर जा रही थी, तभी बरबीघा की ओर से जब बिहार शिफ्ट की ओर आ रही हाईवा ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कुछ 6 लोगों की मौत हो गई है। और हालांकि फिलहाल जो 2 लोग और हैं उन्हें गंभीर हालत में बरबीघा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ हालत चिंताजनक बनी हुई है। इधर जो आक्रोशित ग्रामीण है वो ट्रक का जो हाईवा है उसे आग के हवाले कर दिया है और जमकर हंगामा कर रही है। फिलहाल सदर डीएसपी घटना पर पहुंच चुके हैं और आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने के में जुटे हुए हैं, लेकिन किसी ने मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिन लोगों की मौत हुई है वो कहाँ के रहने वाले थे, कुछ पता चल पा रहा है आपको? और जो 2 लोग जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? जी फिलहाल इस मामले में किसी का पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 लोग जो अफसर नवादा जिले के रहने वाले हैं वो परिवार के यहाँ जा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो है कि किसी का पहचान नहीं हो पाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। वाल्मीकि नगर में नीतीश कैबिनेट की बैठक चल रही है। ये बैठक वन विभाग के ऑडिटोरियम में चल रही है। नीतीश कैबिनेट की इस साल की आखिरी बैठक है। माना जा रहा है कि वाल्मीकि नगर को विशेष सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 120 करोड़ की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का भी शिलान्यास करेंगे। तो वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक चल रही है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग के ऑडिटोरियम में यह बैठक चल रही है। आपको बता दें, साल 2021 की आखिरी कैबिनेट की बैठक है। बेहद ही अहम माना जा रहा है इस बैठक को। माना जा रहा है कि इसमें कई सारी सौगात बिहार वासियों को मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने त्रिवेणी कनाल में बोटिंग सफारी का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश मंत्रियों के साथ त्रिवेणी कनाल पहुंचे थे और बोट में बैठकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा। बोटिंग के दौरान सीएम ने कहा कि इसी तरह वो विकास के कार्यों को करते रहेंगे। एंड पॉइंट बीच में आज से 50 साल पहले ये बंद हो गया था। पहले ये बना हुआ था, बाद में इससे लोग इरिगेशन का होता था बहुत जमाना पहले, तो बाद में तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी वर्षा के चलते पानी तो रहता ही न जाएगा। तो उसी को देख करके इन लोगों ने जो शुरुआत किया है, तो हम देखें ठीक है कि दोनों देख लेंगे तो और ठीक ढंग से इसको यहाँ से वहाँ लोग ट्रेवल कर सकेंगे, जा सकेंगे, सभी टूरिस्ट लोग देखेंगे। आप तो जानते ही ना कि हम यहाँ के लिए तो इको टूरिज्म का काम कर रहे हैं, तो उसी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की भी होगा। पूरा चैनल बनेगा सर। हाँ, यहाँ के लोग कह रहे थे कि ये मरी हुई नदी को आपने फिर जिंदा कर दिया। बिल्कुल, तो ही सब तो कर ही रहे हैं हम लोग, तो यहाँ का तो आप जानते ही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक से पहले वाल्मीकि नगर में इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। करीब 121 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। 25 एकड़ जमीन में हॉल का निर्माण किया जाना है। सर जो आते हैं वो अपना
इन्फॉर्म करते हैं, खाली रहता है, जगह मिल जाता है तो आते हैं। तो और जगह बढ़ जाएगी तो और टूरिस्ट कोई रखना चाहेगा तो आएगा नहीं। और एक तो है कि जो आए देखे गए, और एक हुआ कि लोग आए रुके, और इसके आगे और सब कुछ जगह जाते हैं, सब दोनों का इंतजाम किया जाएगा। बिहार में भ्रष्ट अधिकारी नहीं बचेंगे। आज एक बार फिर 2 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम कार्रवाई कर रही है। पटना के तत्कालीन एमवीआई मृत्युंजय कुमार सिंह के 3 ठिकानों पर रेड चल रही है। वहीं विक्रम के तत्कालीन सीओ वकील प्रसाद सिंह के भी 3 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही अधिकारी के घर पर, उनके ठिकानों पर पहुंचकर आपराधिक इकाई की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहे हैं वो तत्कालीन सीओ की तस्वीर है, वकील सिंह की घर की तस्वीर है, जहां पर अभी ईओयू की टीम मौजूद है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मृत्युंजय कुमार सिंह की घर की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि मृत्युंजय कुमार सिंह अपने घर से फरार हैं, लेकिन निगरानी विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। वकील प्रसाद सिंह के पटना स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है, जिसका जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। अपने पद का दुरुपयोग कर अचल संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो कार्रवाई कर रही है। और आज इसी क्रम में बिहार के 2 अधिकारी हैं जो बालू माफियाओं के साथ सांठगांठ किए हुए थे और सांठगांठ कर करोड़ों की जो अचल संपत्ति है इन्होंने अर्जित की है। और इसमें 2 अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आया और उसके बाद छानबीन की गई आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से। और उन्हीं दोनों अधिकारियों के ठिकानों पर जो है वो छापेमारी चल रही है। अभी हम जहां मौजूद हैं ये सूर्य चंद्र विहार अपार्टमेंट है, फ्लैट संख्या 202 में वकील प्रसाद सिंह जो तत्कालीन अंचल अधिकारी विक्रम के हैं, उनके इस ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। अहले सुबह जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो यहाँ पहुँची है और यहाँ पे लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैश, ऑर्नामेंट्स, ज़मीन के दस्तावेज, पासबुक जो है बैंक के, उसके साथ साथ करोड़ों की जो अचल संपत्ति है उससे जुड़ी हुई जानकारी जो है वो छापेमारी दल के हाथ आई है। और फिलहाल जो है छापेमारी जारी है। कहा जा रहा है कि देर शाम जब छापेमारी पूरी होगी उसके बाद विस्तृत रिपोर्ट जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वो की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी स्वयं कहा कि किसी को भी अचल संपत्ति अर्जित नहीं करने दिया जाएगा। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। और उसी का परिणाम है कि लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो कार्रवाई कर रही है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने में विश्वास रखते थे। अब उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और पर्दाफाश किया जा रहा है कि कितना उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अचल संपत्ति अर्जित की है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं पटना के तत्कालीन एमवीआई के पटना स्थित आवास पर जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची तो घर पर ताला लगा था। मृत्युंजय कुमार सिंह फिलहाल फरार हैं। ईओयू की टीम मृत्युंजय कुमार सिंह के घर के बाहर बैठी है। संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। अब एक यह जो फ्लैट है जिसकी तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ये देखिए पेंट हाउस की ये तस्वीर है। 701 यानी कि टॉप फ्लोर इस अपार्टमेंट का और इसका 7वां मंजिल जो है वो अवर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपने शान और शौकत के लिए बनवाया था। जहां पे आज आर्थिक अपराध इकाई जो है इस पेंट हाउस को सील करने की कार्रवाई करेगी। और अभी फिलहाल मृत्युंजय कुमार सिंह जो हैं वो फरार हैं। कहाँ हैं किसी को पता नहीं। अब जब उनकी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को होगी, बिहार पुलिस को होगी, तो जाहिर सी बात है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और गिरफ्तार करने के बाद आगे की जो कानून कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रेड करने आई टीम जो है अब आगे की जो कार्रवाई है वो इस पेंट हाउस को सील करने की वो करेगी। और उसके बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो मृत्युंजय कुमार सिंह के खिलाफ जारी रहेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के कंकड़बाग इलाके में किन्नरों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की है। अपने एक साथी की हत्या से किन्नर नाराज हैं और पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई। चिरैया टांड इलाके में कल एक किन्नर सोनिया की हत्या की गई थी, जिसके बाद से किन्नर आक्रोशित हैं और सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं।
और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर जहां किन्नरों का प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तस्वीर में पुलिस से किन्नर की जो है वो झड़प हो गई है। आपको बता दें कि किन्नर के एक साथी की हत्या से किन्नर नाराज हैं और अभी फिलहाल सभी लोग सड़कों पर उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, समझाने बुझाने का काम चल रहा है, लेकिन पुलिस की टीम के साथ भी किन्नर उलझ गए। राज्य भर के पंचायत वार्ड सचिव 7वें दिन भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। ये लोग सेवा वापसी की मांग कर रहे हैं। गर्दनीबाग में धरना पर सैकड़ों की संख्या में बैठे पंचायत वार्ड सचिवों को अब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। आंदोलन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। सेवा मुक्त किए जाने के विरोध में राज्य भर के पंचायत वार्ड सचिव पिछले 7 दिनों से राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठंड में भी आप देख सकते हैं किस तरह से फर्श पर जो है सभी पंचायत वार्ड सचिव जो है पिछले 7 दिनों से इसी तरह टिके हुए हैं। लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने जो पत्र निकाला है उस पत्र का विरोध लगातार चल रहा है, क्योंकि ये लोग लगातार सरकार के साथ निश्चय में काम करते आ रहे हैं। लेकिन अचानक सरकार ने एक पत्र जारी किया है जिसका विरोध चल रहा है। और देखिए कि बड़ी संख्या में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं रात हो या दिन यहीं पर जो है समय काट रहे हैं और समझ सकते हैं कि तापमान जो है नीचे गिरता जा रहा है, लेकिन ये लोग डटे हुए हैं। जरा बात करते हैं आखिर कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ? जब तक हम लोग का जो पंचायती राज के द्वारा जो लेटर निकला हुआ है कि नए सिरे से वार्ड सचिव का चयन होगा, जब हम लोग 4 साल काम किए हैं, 1 रुपया भी मानदेय नहीं दिया गया है। हम लोग को तो लग रहा है कि स्वतंत्र भारत का गुलाम नागरिक के समान लग रहा है। ऐसे अंग्रेज की भी नीति नहीं चल रही है। आप लोगों की बिहार हम लोग 1,14,691 हैं और हम लोग 4 वर्ष से 7 निश्चय योजना में हम लोग काम किए हैं, जबकि 2 कोरोना महामारी में, जबकि सब लोग घर में, नेता मंत्री और जनता घर में सुरक्षित थी, उस समय भी हम लोग वार्ड विकास कर रहे थे और जनता को सुरक्षा करने के लिए भी हम लोग काम किए हैं। सैनिटाइजर का छिड़काव करने के लिए भी काम। बिल्कुल, तो ये डिमांड है कि जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र को वापस लिया जाए। ये मुझे बताइए कि सरकार से कोई वार्ता हुई है? आप लोगों की कोई टीम गई है बात करने? अभी तक सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है। हम लोग लगातार 7वां दिन है बैठे हुए हैं। सरकार के हमारे पक्ष में विपक्ष का लोग आए हैं, तेजस्वी जी आए हैं, चिराग पासवान जी, पप्पू यादव, उन लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन सरकार तरफ से कोई डेलीगेशन हम लोग के साथ नहीं हुआ है। लेकिन ठंड है, कब तक रहेंगे यहाँ पर? जब तक सरकार की मर्जी हो। अगर उनको मारना ही है तो जैसे मारे, ठंड से मार दे, लाठी से मारे, गोली से मारे, भूखे पेट मारे। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, जरा देखिए किस तरह से ठंड में यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं? किशनगंज, बिहार से। किशनगंज जी, किशनगंज से आई हैं और अब तक कुछ सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, कैसे रहेंगे आप? रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। कि जब तक पत्र वापस नहीं लिया आता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूल में नियोजन के लिए 17 से 28 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। 17 से 19 जनवरी तक नगर निकायों में काउंसलिंग होगी। वहीं 22 से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी, जबकि 28 जनवरी को पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद फरवरी में एक साथ सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। जल्द ही रिक्त पदों को भर लिया जाएगा। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत स्तर के चुनाव पूरे हो जाने के बाद प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथियां घोषित की हैं, तत्काल हमने उसके बाद से नियुक्ति प्रक्रिया के नए शेड्यूल जारी कर दिए हैं। ये तो हमारी मंशा को न सिर्फ स्पष्ट करता है। जी, अब रहा नियुक्ति पत्र की बात, चूँकि जो इंतज़ार है नियुक्ति पत्र को लेकर है, तो इसको लेकर कोई तारीख जो है उसको तय किया गया? ये तो स्वाभाविक बात है, जैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। नियुक्ति पत्र रोकने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमने बार बार स्पष्ट किया है
कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से जब तक सारे नियोजन इकाइयों द्वारा प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है, अलग अलग समय में अलग अलग पंचायत या नियोजन इकाइयों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना, इससे तकनीकी बाधा और प्रशासनिक दिक्कत पैदा होगी। वरीयता का प्रश्न आ जाएगा, कुछ पहले ज्वाइन कर लेंगे, कुछ 4 महीना बाद ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने बार बार स्पष्ट किया है लेकिन कि अब हम लोग पूरा कर लेंगे। अभी के हिसाब से जो संभावना है कि जनवरी तक में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फरवरी में हम लोग नियुक्ति पत्र दे। सुपौल सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद केंद्र की तरफ से सदर अस्पताल को वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन डॉक्टर और टेक्नीशियन के अभाव में इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा लापरवाह बना हुआ है। देश में ओमिक्रॉन के आहट के बाद सुपौल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का नहीं शुरू होना ये प्रशासनिक विफलता है या सदर अस्पताल की लापरवाही, ये एक जांच का विषय है। लेकिन सुपौल सदर अस्पताल में ये करीब 3 महीने पहले इंस्टॉल हो चुका ये मशीन आज भी बर्बादी की कगार पर है और जंग खा रहा है। लेकिन सदर अस्पताल के मरीजों को अब तक ये इस ऑक्सीजन से का लाभ पा रहा है। स्थिति ये है कि कोरोना की तीसरी वेव अपने देश में आ रही है। अब तक 200 से अधिक मरीजों की संख्या भी गिनी जा चुकी है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और लेकिन अब तक यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट शुरू नहीं हो पाया है। स्थिति ये है कि यहाँ पर अब भी आज भी ताला लटका है और इसका उत्पादन प्रभावित है। जबकि सुपौल सेकेंड वेव में भी काफ़ी पीक पर रहा था यहाँ पर कोरोना और कई लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में भी जान गई थी। सुपौल का सदर अस्पताल की ये कुव्यवस्था केवल ऑक्सीजन प्लांट तक ही सीमित नहीं है। यहाँ भी पहले वेव में ही 6 वेंटिलेटर मशीनों का आवंटन किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये वेंटिलेटर मशीन आज भी शुरू नहीं हो सका। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन आने वाले तीसरे वेव के लिए कितनी सतर्क है। अमित शाह, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। भागलपुर के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बरारी के पास इंटेक वेल के पास गाद जमा हो गया है, जिससे गंगा का पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। गाद हटाने के लिए मजदूरों को लगाया गया है। शहर के सभी मोहल्लों में पानी पहुंचने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। बीते कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों तक पानी पहुंचाने के लिए निगम प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। बरारी वाटर वर्क्स पर आप देख सकते हैं कि मजदूरों को लगाया गया है और मजदूर जो है गंगा का जो है वो गाद निकाल कर जो है इंटक वेल तक पानी पहुंचाने के लिए वो काम में सुबह से ही लगे हुए हैं। हालांकि देखा जाए निगम प्रशासन जो है अभी तक सिर्फ 2 ही वार्ड में पानी पहुँचाने में आज जो है वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि बरारी और जो है सुर्खीकर कॉलोनी में आज यहाँ से जो है इंटक वेल के जरिए जो है पानी सप्लाई की जाएगी। हालांकि देखा जाए अभी जो है जाड़े का मौसम है, ठंड का मौसम है और निगम प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ देखी जा सकती है। हालांकि अभी जो है जून जुलाई के महीने में और भी पानी की किल्लतें गहराएगी, लेकिन देखना यह होगा कि निगम प्रशासन इन समस्या से कैसे निजात पाता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पटना के मगध महिला कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जागरूक करने के लिए कॉलेज में शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर पटना विश्वविद्यालय की एनएसएस कोऑर्डिनेटर सुहेली मेहता ने बताया कि युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र विकास के लिए ये कार्यक्रम है। क्या है इस योजना का मकसद, बता रही हैं हमारी सहयोगी रितु रोहिणी। पटना के मगध महिला कॉलेज में आज राष्ट्रीय सेवा योजना की जो है वो मेंबरशिप के लिए जो प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं उनको प्रेरित किया गया और इस योजना के तहत जुड़ने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें उनको इस योजना के बारे में बताई गई। बेसिकली राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वो केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें कि जो बच्चे हैं और जो छात्रा जो युवा हैं बेसिकली उनको उनके व्यक्तिगत विकास, चारित्रिक विकास और साथ में राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी की एनएसएस की जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इस राष्ट्रीय सेवा योजना का मकसद क्या है। मैडम, इसका मकसद क्या है? कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के खेल एवं युवा विभाग का
की ये योजना है जिसमें महाविद्यालय के विद्यार्थी यानी युवाओं को समाज से जोड़ा जाता है और समाज हित में। जो राष्ट्रीय सेवा योजना है इसकी शुरुआत 24 सितंबर 1969 में हुई थी और आपको बताते चले कि अभी तक देश भर में तकरीबन 40 जो विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो इसके तहत जुड़े हुए हैं और इनमें कुल तकरीबन 40 लाख के आसपास जो युवा हैं वो इस योजना का में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।